अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। मुझे भी एन के 610 की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आपने पहला लेसन बना दिया है, अगली वीडियो कब बनाएंगी। तो सबसे पहले मैं माजरत खाऊं कि इतना डिले आया। दूसरी बात, जो वजह बनी थी कि जिस वजह से मैंने इसका अगेन नेक्स्ट लेक्चर नहीं बनाया था, वो बात ये थी कि आपके एलएमएस पे ना इसके हैंडआउट्स मौजूद नहीं, और वो हैंडआउट्स जिससे मैंने लेक्चर बनाया था उसमें जस्ट 8 लेसन्स थे। फिर मैंने आप लोगों की पीपीटीज एलएमएस से डाउनलोड की थी, और ये पहली 50 पीपीटीज जो हैं उसके ऊपर मैंने ये वर्ड फाइल बनाई है, उसके अंदर से कॉपी कर करके यहाँ वर्ड फाइल बनाई है और एक तरह के आपके हैंडआउट्स बनाए। तो यहाँ पर हमारे 8 लेक्चर्स जो हैं वो कवर होते हैं 1 to 50 टॉपिक्स पर। ठीक है, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कुछ चीजें हैं जो हैंडआउट पर ज्यादा डिटेल्ड में लिखी हुई हैं, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। वो जो 8 लेसन्स तक का है, तो इसमें कम कम करके लिखा हुआ है, और ये बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पीपीटी बनाई है। तो उससे मैंने अब आप पीपीटी से लॉन्ग शॉर्ट इस तरह तो नहीं तैयार कर सकते थे, लेकिन इसमें आपको लॉन्ग फॉर्मेट की भी समझ में आ जाएगी कि कैसे करना है, क्योंकि जो एक ही टॉपिक पे दो दो तीन तीन पीपीटीज बनी हुई थी, वो जब इकट्ठी कंपाइल अप करके वर्ड फाइल में आई है तो हमें पता चल गया कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। जैसा कि मैं आपको आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे तो बताती जाऊंगी। सबसे पहले हमारे कोर्स का इंट्रोडक्शन वो हम पहली वीडियो में भी देख चुके थे कि इस्लामिक बैंकिंग रूल्स क्या हैं, नो कन्वेंशनल हमारा बैंकिंग मेथड क्या है, उसका ओवरव्यू करना है। ठीक है, और ट्रेड सिस्टम क्या होता है, ये सारा कुछ हमने ओवरव्यू करना है। तो ये तो वैसे सारा कुछ लिखा हुआ है सब। हमारा मेनली यहाँ से शुरू होता है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, अब ये डेफिनेशंस भी दी हुई है इन्होंने। जनरल टर्म क्या है एन इकोनॉमिक सिस्टम की? एन इकोनॉमिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल वैल्यूज by which natural, human and man-made resources are used to produce, exchange, distribute and consume wealth। यानी ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जो कि ऑर्गेनाइजेशन पर, इंस्टीट्यूशन पर या सोशल वैल्यूज पर मुश्तमिल हो, जिसमें है इन हम कोई भी रिसोर्सेज जो हैं या डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हों या एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, वो सारा कुछ हो रहा हो तो वो इकोनॉमिक सिस्टम होता है। अब एक इकोनॉमिक सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड वे से अगर चल रहा है, ये देखिए डेफिनेशन ऑफ सिस्टम: an organized, purposeful structure that consists of interrelated and interdependent element। ये पहले तो कोई भी हम इकोनॉमिक सिस्टम, लेकिन अगर वो एक किसी मकसद के तहत बनाया गया है, इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है, और उसकी मेंटेनेंस रखी जा रही है, गोल्स अचीव किए जा रहे हैं, तो हम उसको इकोनॉमिक, उसको एक सिस्टम कहेंगे कोई भी। अब डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम: a set of entities which are interconnected and behave in unison to achieve economic objectives of a society। It implies, of course, that the entities are economic institution, organization, norms and rules of conduct। यानी जो काम चल रहा है वो इंटरकनेक्टेड हो, किसी ओवर माशरे का फायदा हो, उसमें कोई ना कोई भलाई हो, तो वो उसको हम कहेंगे कि वो इकोनॉमिक सिस्टम है। एवरी इकोनॉमिक सिस्टम इज सपोज टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इकोनॉमिक सिस्टम को कौन से क्वेश्चंस के आंसर करना जरूरी है। सबसे पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बना रहे हैं, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बना रहे हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस, और किसके लिए, यानी कोई भी चीज जो बनाई जा रही है उसको ये क्वेश्चन होने चाहिए कि वो क्या है, क्यों है बन रही है, और किसके लिए बन रही है। यानी कोई भी हम कारोबार करना शुरू करें तो इसके लिए ये सारे आंसर देना चाहिए पड़ेंगे।
बेसिक ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल वेलबींग, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट लेवल जब होती है, यानी लोगों को जॉब मिलती है, काम कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है, प्राइस स्टेबिलिटी आती है और बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस आता है, और भी फायदे होते हैं। क्राइटेरिया टू जज द डिस्टिंग्विशमेंट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। अब क्या इकोनॉमिक सिस्टम को जज करने का क्राइटेरिया, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, ये 5 पॉइंट। प्रॉपर्टी रिलेशन और ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, नेचर ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, इंसेंटिव मैकेनिज्म, यानी जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, ओनर की खुद की है या कुछ रेंट आउट है। फिर एक वो जो काम कर रहा है उस पे कितनी उसको फ्रीडम है, उसका काम करने का जो इरादा है, किस नीयत से है। फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उसका क्या है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी जो इनकम जनरेट होगी, ये क्राइटेरिया है। अब ये डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम कौन कौन से हो जाते हैं, ये उसकी टाइप्स हैं, लेकिन हमने सारी टाइप्स नहीं पढ़नी, हमने बेसिकली कैपिटलिज्म सोशलिज्म को पढ़ना है, और फिर उनको कंपेयर करना है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के। कैपिटलिज्म की भी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, सोशलिज्म की भी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, तो हमारा इस्लाम क्या कहता है, कुछ चीजें हमारी किसी एक से मैच करेंगी, कुछ किसी दूसरे से मैच करेंगे, तो ओवरऑल हम लिखेंगे। लेकिन हाँ, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप ये सारी टाइप्स लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं कैपिटलिज्म पर। कैपिटलिज्म स्टार्ट हुआ था 1776 के टाइम पर। इसका फाउंडर था एडम स्मिथ। दिस सिस्टम स्टार्टेड इन 18th सेंचुरी आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप। फाउंडर एडम स्मिथ। अब ये जो फाउंडर का नाम है जिसने बुक और लिखी, क्या उनसे बुक थी, वेल्थ ऑफ नेशन, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। आगे है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलिज्म, ये बेसिकली शॉर्ट में आएगा कि इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, फुल इकोनॉमिक्स फ्रीडम, बेसिक इंसेंटिव टू वर्क इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पर्सनल गेन। कैपिटलिज्म अप्रोच क्या कहती है कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें जितना भी फायदा है वो उस पर्सन को होगा जिसने वो काम किया है। जैसे कि टैक्स सिस्टम वाली बात नहीं है, जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हम हुकूमत को टैक्स देते हैं। तो जब ये कैपिटलिज्म अप्रोच आई थी उस टाइम पे टैक्स सिस्टम कह लें कि नहीं था, यानी कोई पर्सन अगर कोई कारोबार कर रहा है तो सारे का सारा फायदा उसी को होगा। Capitalism market is the best basic institution of all economic decision making. Functional distribution of income, which means giving share to every resource owner, is proportion of his ownership and level of participation in economic activities. यानी कोई भी जो काम किया जा रहा है, अगर जैसे किसी ने कोई पर्सन, जैसे स्कूल की हम एक मिसाल लेते हैं, स्कूल की कॉलेज की, तो एक कि कोई उसका ओनर है जिसने वो बिल्डिंग खरीदी हुई है, वो चल रहा है, तो उसको उसका ओवरऑल प्रॉफिट तो होगा, लेकिन लोगों की पार्टिसिपेशन जो है उसके मुताबिक, यानी जो स्कूल में टीचर्स हैं जो हायर की हुई हैं उनको सैलरीज भी जानी है। फिर कोई भी उसकी मेंटेनेंस के लिए कोई लोग हायर किए हुए हैं। तो ये चीजें होती हैं कि कोई कंपनी अगर है, वहां पर भी अगर एक पर्सन ओनर है उसने इन्वेस्टमेंट की है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट में उसको प्रॉफिट कब जाएगा, पहले उधर जो वर्किंग हो रही है वो सारे वर्कर्स के सैलरीज जाएंगी, वहां के जो बिल बनते हैं बिल शिल जाएंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा वो सारा का सारा उसका होगा। ये कहती थी कैपिटलिज्म अप्रोच। अब कैपिटलिज्म अप्रोच के नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। नेगेटिव एक्सपेक्ट और पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, और एमसीक्यू में इस तरह से आ सकता है कि जैसे अगर ये चार है ना पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, तो एक लिखा हो, और या सारे लिखे हो और एक ना लिखा हो, तो पूछा जाए इसमें से कौन सा नेगेटिव एस्पेक्ट है या पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है। इस तरह करके आपको डिफरेंट टाइप के
एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है इसमें कि हमें इंडिविजुअल फ्रीडम है, यानी जो भी है उसका सारे का सारा फायदा हमें है। प्राइवेट ओनरशिप है, हमें किसी को कोई टैक्स नहीं देना, हम किसी को कोई जवाबदेही नहीं है। और क्योंकि हम इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है। कंपिटिटर्स जो होते हैं उससे क्या होता है, थोड़ा बहुत प्राइस फॉल आता है, तो वो भी नहीं होगा। और न्यू इन्वेंशन हम कर सकते हैं, नए से नए तरीके को यूटिलाइज कर सकते हैं सोच कर। और अब नेगेटिव एस्पेक्ट इसके क्या आएंगे, ओनली मटेरियलिस्टिक मोटिव्स, यानी सिर्फ पर्सनल गेन्स के लिए काम किया जा रहा है, उसका अपना ही फायदा है, तो सिर्फ पैसे के लिए किया। नो मॉरल वैल्यूज एंड रिलीजन, ओवरऑल कोई अखलाकियात का कोई अमल दखल नहीं है। और प्राइवेट बेनिफिट्स ज्यादा जो देखे जा रहे हैं सोशल बेनिफिट्स के लिहाज से। और लेबर क्लास को इम्पोर्टेंस नहीं देती दी जाती, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब इसकी एग्जांपल वही जो अभी हम स्कूल लेवल की बात कर रहे थे। बहुत से स्कूल्स में टीचर्स की सैलरीज इतनी अच्छी नहीं होती जितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वहां पे वर्कर्स जो होते हैं उनको कम सैलरी दी जाती है, ओवरऑल ओनर को ज्यादा फायदा होता है। तो इसलिए कहा जा रहा है नो इम्पोर्टेंस टू लेबर क्लास। और रिसोर्सेज एक हिसाब से अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में वेस्ट किए जा रहे होते हैं। और इमरजेंस होती है बिग जायंट्स की, यानी जो बंदा पहले ही अमीर था, जाहिर है उसने इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतना बड़ा प्रोसीजर शुरू किया, तो वो थोड़ा बहुत अमीर तो होगा ना। अब वो अमीर से अमीर तर हो रहा है क्योंकि उसका सिर्फ 10 to 20% प्रॉफिट में से जाता है लेबर क्लास वगैरह को, और बाकी के सारा 80% उसका उसको बेनिफिट है। अब वो आगे उसमें से चाहे कहीं और इन्वेस्टमेंट करे, उसका काम और से और बढ़ता चले जाएगा, और इससे स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं तबाह हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट अप्रोच की तरफ जाने लगे हैं, सोशलिज्म। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कैपिटलिज्म आपको लॉन्ग में आता है तो आपने कैपिटलिज्म यहाँ से शुरू करना है। इसकी डेफिनेशन मतलब ये हम बताएंगे, इसका फाउंडर कब कौन था, सिस्टम कब स्टार्ट हुआ, इसके बेसिक प्रिंसिपल क्या थे, फिर इसकी ये चीज भी लिख के और ये पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये खत्म हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। अब सोशलिज्म, ये उसके बाद अप्रोच आई थी कैपिटलिज्म के बाद, क्योंकि कैपिटलिज्म अप्रोच में मॉरल वैल्यूज को सही से नहीं देखा जाता था, लेबर क्लास को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो इसके बदले एक अप्रोच यूटिलाइज हुई थी सोशलिज्म, कि कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज हो, स्टेट को भी बेनिफिट हो, और जो काम किया जा रहा है उससे ओवरऑल सोसाइटी को भी फायदा हो। ये डास कैपिटल जो है बुक थी, और इसका फाउंडर कैरल मार्क्स है। या आपने याद कर लेना है, शॉर्ट और एमसीक्यू दोनों में पूछा जा सकता है। इसके बेसिक प्रिंसिपल ये थे कि सेंट्रल प्लानिंग हो, ओवरऑल हमारी ये नहीं है कि किसी एक बंदे को फायदा हो, ओवरऑल इकोनॉमी बेहतर हो, ओवरऑल कंट्री को स्टेट को फायदा हो। यानी आप कह लें वो जो टैक्स सिस्टम है, इनडायरेक्टली हम वो बात कर रहे हैं कि जो वो कमाए उससे गवर्नमेंट को भी फायदा हो, ताकि वो मुल्क भी तरक्की करे, ना कि सिर्फ एक ही बंदा करे। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और जो लेबर क्लास है उसको भी इक्वली जितना उनका बनता है उतना दिया जाए। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट में यही है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर तरीके से होती है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी ज्यादा, और एफिशिएंट एंड प्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज, सही से रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नेसेसिटीज टू ऑल, बेसिक नेसेसिटीज जो है हमारी बेसिक जरूरियात है उसको अवेलेबल किया जाएगा। न- अब इसमें भी नेगेटिव ये है कि मटेरियलिस्टिक अप्रोच ज्यादा है, रिलीजन बेस्ड कुछ भी नहीं है, और इंडिविजुअल फ्रीडम इसमें बहुत ज्यादा आ गई है। मतलब
कम कर दी गई है क्योंकि ज्यादा स्टेट को फायदा देने के लिए। तो और इससे करप्शन वगैरह के चांसेस भी इंक्रीज होते हैं। आपकी जो स्लाइड्स बनी हुई है उसमें काफी सारी गलतियां हैं, जैसे पीछे भी आपने देखा होगा, देन को मैंने ठीक किया था। THEN और THAN के देन में बहुत फर्क होता है। एक का मतलब होता है कंपैरिजन के लिहाज से, और एक वैसे यूटिलाइज हो रहा था। अब यहाँ पे लेक ऑफ इनिशिएटिव लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे आना चाहिए था लैक ऑफ इनिशिएटिव। लैक होता है किसी चीज की कमी, यानी कोई जो काम किया जा रहा है उसको सोच जो है किस लिहाज से स्टार्ट किया जा रहा है उसमें कमी। कंट्रोल ऑफ वन पार्टी, अब एक पार्टी है वही कंट्रोल कर रही है। अब इसका, अब ये हमने जो अप्रोच पढ़ी सोशलिज्म, वो यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। यानी ये यहाँ से शुरू होगी, देख लें बमुश्किल ये आधा पेज बनता है, और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इस्लामिक सिस्टम क्या है। इस्लामिक सिस्टम तो अल्लाह ताला ने हमें जो बेसिक रूल्स बताए थे कुरान मजीद में, और जो हमारी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित हैं, उस पे बना था इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। और इस्लाम हमें क्या कहता है, कुरान मजीद यहाँ मुख्तलिफ आयात दी गई हैं बेसिक प्रिंसिपल के। पहले कुरान मजीद क्या कहता है, रियल एंड अल्टीमेट ऑनर ऑफ एवरीथिंग इज अल्लाह। यानी जो कुछ भी है इस दुनिया, उसका सारा का सारा ओनरशिप जो है वो अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। और मैन इज खलीफतुल्लाह ऑन द अर्थ, यानी इंसान जो है अल्लाह ताला का नुमाइंदा बन के जमीन पर आया है। वो खुद से किसी चीज का मालिक नहीं है, अल्लाह ताला ने उसको ये चीजें दी हैं। और अल्लाह हैज मेड एवरीथिंग सबservient टू हिम इन दिस वर्ल्ड। और अल्लाह ताला ने सबसर्वियंट, यानी हर चीज अल्लाह ताला की खादिम है, गुलाम है। और थिंग्स आर गिवन टू हिम एज अ ट्रस्ट एंड ही विल बी अकाउंटेबल अबाउट देयर यूज। और जो चीजें इंसान को दी गई हैं वो उसके बारे में उससे पूछा जाएगा कि उसको जो चीज दी गई उसने उसको कैसे यूटिलाइज किया। तो ये इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के बेसिक प्रिंसिपल हैं, जो कि शॉर्ट में पूछ सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, नेचर ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। अब यहाँ पे इस्लाम में ये चीज आ जाती है कि अब कोई काम किया जा रहा है, सबसे पहले कैटेगरी करेंगे कि वो हलाल काम में आता है या हराम काम में। अब कोई काम है, कारोबार है, कोई भी, उसको करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। अगर आप सिर्फ कहोगे प्रॉफिट जनरेट हो तो बहुत से तरीकों से, हराम कामों से भी हो सकता है। लेकिन इस्लाम क्या कहता है कि वो काम जो अल्लाह ताला ने मना किए हैं, जैसे सूद वगैरह है, या कोई शराब वगैरह का कारोबार है, जुए का कारोबार है, या चोरी डाका, इस तरह के काम नहीं करने। जो हलाल तरीके से जो आम काम है वो किए जाए। और जो इंसेंटिव हो, यानी जो नीयत बनाई गई हो किसी भी काम को करने की, वो ये हो कि इससे अल्लाह ताला हमसे राजी हो, हम फलाह पाए, अचीवमेंट ऑफ फलाह। फलाह कामयाबी की, यानी अल्लाह ताला की तरफ जाने वाला रास्ता होना चाहिए। अल्लाह हैज मेंशन्ड एट मैनी प्लेसेस फलाह एज रिवार्ड ऑफ डिफरेंट एक्ट्स ऑफ ओबीडियंस। So keep your duty to Allah as the best you can, and listen and obey and spend. That is better for your souls, and whose is saved from his own greed. Such are the successful. यानी आपको, इंसान को जो कुछ भी दिया गया है वो अल्लाह ताला ने दिया गया है। तो अल्लाह ताला ने जो दिया है उसको बेहतर तरीके से खर्च करने की कोशिश करो। अल्लाह की बातें सुनो, उस पे अमल करो और उसके मुताबिक खर्च करो। और यही हमारी जानों के लिए बेहतर है। और जिसने अपनी लालच से अपने आप को बचा लिया, वो ही जो है वो कामयाब है। ओ बिलीवर्स, डू नॉट लिव ऑन usury which is compounded over and over again. Have fear of Allah.
सो दैट यू मे बी प्रोस्पर। यानी अल्लाह ताला से डरो और फिर ही तुम कामयाबी पाओगे। फलाह इज अ यूनिक टर्म इन अरबिक विच मीन्स सक्सेस इन दिस वर्ल्ड एंड हेयर आफ्टर। यानी फलाह जो है वो इस दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। अब वो ये डिफरेंस इन प्रॉफिट एंड फलाह आएगा कि प्रॉफिट तो हम किसी भी तरीके से डिसीविंग से, चीटिंग से, हराम कामों से, चोरी डाका जनी इस तरह के करके कर सकते हैं हासिल। लेकिन जो फलाह है वो सिर्फ हम शरई तरीकों पर अमल करते हुए ही पा सकते हैं। उससे हमें मुनाफा तो हासिल होगा लेकिन कामयाबी हासिल नहीं होगी। और जो भी हम काम करते हैं इस दुनिया में उसका इस दुनिया में भी हम असर होता है हमारे ऊपर, और हमारी आखिरत की जिंदगी में भी उसका कुछ ना कुछ असर होगा। तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो डिटरमिन करेगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमें कामयाबी की तरफ, फलाह की तरफ लेके जा रहा है या उससे दूर लेके जा रहा है। इन इस्लाम एवरी एक्ट इज इबादत। हर काम एक तरह की इबादत है अगर वो अच्छी तरीके से किया जाए। यानी एक काम है, किसी इंसान ने कमाना है, कोई कारोबार है, कुछ भी है। अब जैसे एक टीचिंग है, ठीक है, टीचर्स ने पढ़ाना होता है, उनका काम, उसको उसकी टीचर्स को सैलरी मिलती है, लेकिन ये एक तरह से सदका जारिया भी होता है क्योंकि वो एक टीचर जो होता है मुख्तलिफ लोगों को बहुत कुछ सिखाता है। अब एक डॉक्टर है, उसको बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर है, उससे मरीज देखने हैं, उसको उसके पैसे मिलेंगे, लेकिन वो बहुत से मरीजों की अगर जानें बचाता है, ऑपरेशन टाइम पे करता है, या और कोई चीज जिस भी किस्म का डॉक्टर है तो वो काम कर रहा है, तो उसको उसकी वो एक तरह से वो इसकी इबादत भी है अगर वो नेक नियति से वो काम कर। तो उसको उसकी पैसे तो दुनियावी इनाम तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको उसका आखिरत में भी अजर मिलेगा। इसी तरह मुख्तलिफ कारोबार के मुख्तलिफ इस तरह की चीजें हैं, और आखिरत ही हमारे लिए बेहतर है जो कि अब वाली जिंदगी के मुकाबले में ताहयात चलने वाली है। ये तो पानी जिंदगी। Islamic State is duty bound to stop prohibited activities and promote permissible activities। यदि इस्लामिक स्टेट क्या कहता है कि जो काम इस्लाम ने मना किए हुए हैं उसको ना होने दिया जाए, उनको रोका जाए, और जो काम करने की अल्लाह ताला ने कहा है करें उसको प्रमोट किया जाए, फैलाया जाए। इन द एब्सेंस ऑफ इस्लामिक स्टेट एवरी मुस्लिम इज सपोज्ड टू फॉलो इस्लामिक गाइडलाइंस इन ऑर्डर टू अचीव फलाह। यानी कोई मुस्लिम है वो किसी ऐसी कंट्री में रहता है जो कि नॉन मुस्लिम कंट्री है, तो वो कोई भी अगर काम करता है तो वो एटलीस्ट अपने आपको ये देख ले कि मैंने इस्लामिक गाइडलाइंस को फॉलो करके कोई भी काम करना है, चाहे उस पे स्टेट उसको मजबूर नहीं कर रही कि नेकी वाले काम करो, अच्छे काम करो, लेकिन वो अच्छे काम करे। इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग in general, economic activities are to be performed by private sector and answer to basic economic question should come through market institution। यानी जनरली ये होता है कि एक प्राइवेट सेक्टर होता है, हर चीज का एक बना होता है। जैसे बहुत से स्कूल कॉलेजेस की भी ब्रांचेस होती हैं, उनका एक हेड ऑफिस होता है, वहां से वो कुछ ओवरऑल सारा कुछ मैनेज कर रहे होते हैं, तो वो क्वेश्चन करते हैं और उसके मुताबिक। बट स्टेट हैज टू परफॉर्म सुपरवाइजरी रोल इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट शरिया रूल्स शुड बी ऑब्जर्व एंड नो वन शुड चीट अदर फॉर हिज ओन प्रॉफिट। लेकिन स्टेट का ये काम है कि वो ओवरऑल भी सुपरवाइज करे कि शरीयत के मुताबिक यहाँ पे सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। इंस्टीट्यूशन ऑफ अल हिस्बा वाज इंस्टीट्यूट फ्रॉम द बिगनिंग एंड इम्प्रूव फर्दर इन उमर्स पीरियड। यानी हजरत उमर के टाइम पे एक इदारा बनाया गया था जो कि लोगों का हिसाब लेता था कि शरीयत के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा। इस्लाम रिस्पेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्राइवेट ओनरशिप राइट्स टू लार्ज एक्सटेंट बट सोशल बेनिफिट्स आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन इंडिविजुअल राइट्स। इस्लाम इंडिविजुअल
फ्रीडम को भी प्रमोट करता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि सोशल बेनिफिट्स भी हों, जो भी काम किया जा रहा है उससे माशरे में भी कोई भलाई होनी चाहिए, कोई फायदा होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नेक्स्ट टॉपिक है। अल्लाह सुब्हानहू ताला हैज मेंशन्ड at many places that he distribute risk among people, यानी अल्लाह ताला जो है वो लोगों में रिस्क फ्राहम करता है। अल्लाह ताला ही किसी को कम देता है और किसी को ज्यादा देता है। The objective is to test the people in their deeds on one hand and create a workable system in society on the other। यानी जो हमें दिया जाता है, चाहे ज्यादा चाहे कम, वो हमें हमारी आजमाइश के लिए होता है, और साथ ही साथ एक निजाम जो है, समाजी निजाम, उसको चलाने के लिए होता है। The basis of for respect and superiority is the eyes of Allah is piety, not the wealth। यानी अल्लाह ताला की नजर में बर्तरी और इज्जत का मुकाम जो है वो दौलत नहीं है, वो तकवा है। With these basic principle as part of believers, distribution of income in an Islamic system apparently looks similar to capitalism। यानी कुछ चीजें इसकी कैपिटलिज्म से मिलती जुलती हैं। Everyone receives share from the income on the basis of his ownership of resources and level of participation in productive activity। ये वाली चीज एक मिल रही है, but actually Islamic scheme is different on the basis of different factor pricing। यानी इस्लाम का निजाम इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। Many economic activities are prohibited in Islam and others are disliked। यानी कुछ चीजें इस्लाम में मना की गई हैं जो हराम है, और कुछ चीजों को नापसंद किया गया जो कि मकरूह की कैटेगरी में होती है। दिस रिजल्ट्स इनटू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एट फर्स्ट स्टेज, although not as much as under capitalism। Islam does not stop the matter hereby provides a redistribution mechanism to reduce inequalities। इस्लाम में कौन कौन से निजाम हैं जो जैसे इस्लाम में ज़कात का है सिस्टम, कफारे, नफकात, ये सारे मतलब मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं जिससे जैसे जायदाद वगैरह जिससे बांटी जाती हैं चीजें, दौलत, एक ही बंदा अमीर से अमीर नहीं होता। देर आर वॉलेंटरी मेयर्स फॉर ट्रांसफर ऑफ इनकम फ्रॉम रिच टू पुअर। और बहुत ये जो सदका खैरात के फॉर्म में लोग जो है वॉलंटरली अपनी चीजें, अपने पैसे या अपनी कोई चीज जायदाद वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कुरान यूजेस अ कम्प्रिहेंसिव टर्म इन पाक्स फी सबिलिल्लाह। यानी अल्लाह ताला की राह में खर्च करो, फॉर ऑल वॉलंटरी स्पेंडिंग्स। एज दी स्पेंडिंग्स आर वॉलंटरी, यानी इंसान खुद से अपनी रजा कराना तौर पे करता है। अल्लाह हैज अटैच्ड ग्रेट रिवार्ड फॉर डूइंग इन पाक फी सबिलिल्लाह एंड पनिशमेंट फॉर अवॉइडिंग इट। यानी कोई अगर किसी को ये करने से मना करता है तो उसके लिए सजा है, और जो इंफाक फी सबिलिल्लाह करता है उसको अल्लाह ताला अजर देता है। द स्कीम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम इंडिविजुअल अप टू द स्टेट। यानी सारे तबके आ जाते हैं इसके अंदर। अब सेलियंट फीचर्स क्या है इकोनॉमिक सिस्टम के? इट इज बेस्ड ऑन रिवील्ड नॉलेज, यानी वही जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आई, नाजिल हुई थी, उसके ऊपर ये बेस करता है। बिलीव्स एंड वैल्यूज आर गिवन सेंट्रल प्लेस इन दिस सिस्टम। इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हलाल हराम क्या है, फिर हमें मॉडरेशन सिखाता है कि मियाना रवि से चलना है, फिर हमें ये भी सिखाता है कि सिर्फ स्पिरिचुअल भी नहीं होना, सिर्फ मटेरियलिस्टिक भी नहीं होना, दोनों में मियाना रवि इख्तियार करते हुए काम करना है। फिर ओवरऑल इससे वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी भी होनी चाहिए, यानी माशरे को भी कोई फायदा हो। इट प्रोवाइड्स अ कम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। ये इसके सेलिएंट फीचर्स हैं जो कि अलग से क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, अकद, अरबी का लफ्ज अकद, is a synonym of with the word contract। Literal meaning of akad is to join and to tie। In simple word, it means that a combination of an offer and acceptance which gives right to certain legal consequence। यानी कोई कोई माहिदा तय हो रहा है। मेजर एलिमेंट्स क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कोई काम की ऑफर की जा रही है और कोई इसको एक्सेप्ट करे।
कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हों, सब्जेक्ट मैटर कोई चीज जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। अब इसके अंदर भी तीन टाइप्स आ जाती हैं। पहला सही, यानी सारी चीजें हलाल हैं, सारी शर्तें ठीक हैं, सब कुछ पूरा उतरा है, कुछ ऐसी नहीं है जो कि मना की हुई, तो वो सही है। फासिद कौन सी होगी? यानी उसमें कोई ऐसी बात है जो कि सही नहीं है, या तो उसकी कंडीशंस कंप्लीट नहीं है, या कोई ऐसी बात है जो मकरूह या हराम है। Batil, void contract. It is contract in which any of the basic element is missing. No legal effect of this type of contract. आगे हम चलते हैं खयारात options. Muslim jurists have suggested some devices to safeguard contracting parties against hasty dealings in order to protect a weaker party from being harmed. यानी एक निजाम बनाया है मुसलमान जजेस ने, जूरी ने, कि जिससे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए कि ये ना हो कि एक पार्टी जो कि बहुत ज्यादा बड़े लेवल की है, एक वीकर पार्टी, कमजोर पार्टी को नुकसान पहुंचा दे। तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा जिसके ऊपर सारा कुछ अमल दरामद होगा, उसको हम कहते हैं खयारात। The meaning of खियार is that a contractor has right to ratify a contract or to annul within the period of option, यानी उसको हक हासिल है कि वो उसकी जांच पड़ताल कर ले। डिफरेंट खयारात आर एज अंडर, ये उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि अभी हम साथ साथ पढ़ते हैं। शॉर्ट में अगर आएगा तो आपने जस्ट डेफिनेशन लिख के इनकी टाइप्स के नाम लिख देने हैं, और अगर लॉन्ग में आएगा तो ये हर डेफिनेशन का थोड़ा थोड़ा बता देंगे। अब खियार शर्त, ऑप्शन ऑफ कंडीशन, यानी किसी चीज पे शर्त लगाई जा रही है। इट रेफर्स टू द ऑप्शन विच वन पार्टी और बोथ स्टिपुलेट द राइट टू रिवोक द कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ डिटरमिन्ड पीरियड, यानी उसको दरमियान में कहीं पे अगर वो खत्म करना चाहते हैं। द रिजल्ट ऑफ दिस ऑप्शन दैट कॉन्ट्रैक्ट विच इज बाइंडिंग इनिशियली बिकम नॉन बाइंडिंग विद दिस स्टिपुलेशन ऑफ दिस ऑप्शन। Prophet sallallahu alaihi wasallam permission to Ibn bin Munzir to say that at the time of any purchase, no cheating, and I reserve reserve option for 3 days. Carriage shart is permitted in those contracts which accept revocation like sale, hire, मुजाहरा and not allowed in contract like marriage, सर्फ, सलाम, डाइवोर्स। यानी ये भी देखना है कि जो माहिदा है वो उसको किस टाइप का है, यानी ये उस माहिदा को कभी भी खत्म करने वाले में शादी वगैरह जो है वो नहीं आती, उसमें खरीद और फरोख्त की इस तरह की चीजें आती हैं। आगे है Here Altine, option of determination. It refers to the right of buyer to choose within a pre-stated time one object out of two or more things which are proposed to him. For example, one buying a car out of three vehicles offered for a fixed price. यानी तीन में से उसने एक गाड़ी ली, उसका कहा कि मैंने यही वाली लेनी है। ऑप्शन ऑफ एग्जामिनेशन ख्यारुल रोया, it refers to right accorded to a person buying anything without inspection of the object to cancel or confirm the said contract after inspecting it. This option ends with the examination of subject matter, यानी उसका जिस चीज का भी कहा जा रहा है मुआयना कर लिया जाए। अब Khayaril app, it is the right given to a buyer in a sale to cancel the contract if he discovers that the object has some defect diminishing its value. अब जैसे हम स्टोर्स में जाते हैं, वहां से कोई चीज लेते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये चीज एक्सचेंजेबल है या रिटर्नेबल है, या अगर आप ये स्लिप साथ लेके आए और वो विद इन सम डेज लिखा होता है, तो हम उस इसको लिए ख्याल ऐप जो है ऑप्शन ऑफ डिफेक्ट। तो ये अगर लॉन्ग में है तो यहाँ से लेके आपने यहाँ तक लिख लेना है कि सॉरी ये कुछ रह गए हैं।
ख्यारुल बस यहाँ तक आएगा, और ख्यारुल गबन। Travel bus, it's an option of description. It refers to case when anything is sold to someone by a specified quality. The buyer can return the good if the prescribed quality is found missing in the object. यानी कोई चीज हम खरीद रहे हैं, उसकी मेजरमेंट्स जो दी गई हैं, अगर वो उस पर पूरा नहीं उतरता या उसकी उसकी चीज स्पेसिफिकेशन है उसमें कोई सी भी चीज मिसिंग है या कम है, तो वो रिटर्न की जा सकती है। यार गबन, ऑप्शन ऑफ डिसेप्शन। The option relating to price where goods are sold at a price for a far higher than the market price. The client is told or given the impression that he has been charged the market price. यानी धोखाधड़ी जो है की गई है, तो वो उसको चार्ज कर सकता है कि आपने मार्केट प्राइस से ज्यादा दी गई है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इस्लामिक गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ रिगार्डिंग फाइनेंस। मेजर प्रिंसिपल्स इसके क्या हैं? इस्लाम प्रोवाइड गाइडेंस टू बिलीवर्स अबाउट एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल लिविंग। अब हमारी मेजर इसमें जो चीजें मना है वो है सूद, जिसको हम रिबा कहते हैं, करार, कीमार, खिलाफा, ये सारा कुछ हम जो है ना, ये कर्ज और ये सारे कुछ अभी हम डिटेल में आगे पढ़ना शुरू करते हैं। मेजर प्रिंसिपल क्या है? सम प्रिंसिपल आर इन द नेचर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दैट द बिलीवर्स आर सपोज्ड टू फॉलो देम इन देयर डीलिंग्स। दीज आर प्रिंसिपल ऑफ फ्री विल, प्रिंसिपल ऑफ जनरल परमिसिबिलिटी, principle of Harujud bin Dawan, conformity of all objects of Sharia। अब यहाँ पे अगेन मेजर प्रोहिबिशन दी हुई है कि सूद है। हमारी मेजर सूद का मतलब क्या है कि एडिशन, इंक्रीज, हाइट एक्सेट्रा। टेक्निकली रिबा मींस एन इंक्रीज इन प्रिंसिपल स्टिपुलेटेड इन द लोन ट्रांजैक्शन। ये आपको पता है कि अगर किसी ने फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये उधार लिए हैं, तो उसको कहा जा रहा है कि अगर तुम महीने बाद दोगे तो वो 11,000 होंगे, अगर तुम 2 महीनों बाद दोगे तो तुम्हें 12,000 देने पड़ेंगे। तो उसने 10,000 लिए थे, अब वो 11,000 या 12,000, इसमें 1,000 2,000 ये जो एडिशन हो रहा है, ये सूद है। बोथ द कुरान एंड सुन्नह आर वेरी क्लियर ऑन प्रोहिबिशन ऑफ रिबा। यानी कुरान और सुन्नत दोनों ही इसको मना करती है। There are two major types of riba, which are riba al-nasiya और riba al-fidl। riba al-nasiya क्या है? Arises in loan contract। और al-fidl क्या है कि referred to arises in exchange contract। रिबा इन कुरान, कुरान मजीद में सूद के बारे में क्या क्या कहा गया है? रिबा इज मेंशन इन कुरान एट 4 डिफरेंट प्लेसेस। सबसे पहले रूम में है, इन दिस आया अल्लाह हैज शोन हिज डिसलाइकिंग फॉर रिबा एंड लाइकिंग फॉर ज़कात। कि अल्लाह ताला ज़कात को, सदकात को प्रमोट करता है और अल्लाह ताला सूद को नापसंद करता है। सूरत निसा में है, इन दिस आया अल्लाह हैज मेंशन क्राइम्स ऑफ ज्यूस एंड चार्जिंग रिबा वाज वन ऑफ देम। जिसने यहूदियों के जो बयान किए गए, उनमें से उनकी एक बुराई, एक जुर्म जो था वो सूद भी था। सूरत आले इमरान में रिबा को हराम करार दिया गया मुसलमानों के लिए। और सूरतुल बकरा में इन दिस आया फर्स्ट अल्लाह अबाउट दोज हु आर क्वेश्चनिंग द प्रोहिबिशन ऑफ रिबा एंड एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ बिलीवर रिगार्डिंग देयर रिबा बेस्ड डीलिंग इन द पास्ट। इन द लास्ट पार्ट अल्लाह आस्क्ड बिलीवर टू गिव अप रिबा, यानी उसको, सूद को छोड़ दे। जस्ट रिसीव द प्रिंसिपल अमाउंट, यानी अगर किसी ने 10,000 लिए थे तो वो 10,000 ही उससे लिए गए, ना कि उसको आगे चार्ज किया जाए। और अगर कोई ऐसा करता है जो सूद लेता है, तो फिर वो उसकी और अल्लाह की जंग है, और अल्लाह की और उसके साथ और अल्लाह ताला के मैसेंजर की जंग है। इफ दे आर नॉट रेडी टू गिव अप रिबा, अगर वह सूद को नहीं छोड़ते। फ्रॉम दीज आयात वी कैन इन्फर द फॉलोइंग लेसन कि सूद जो है वो क्लियरली मना है, और वो अगेंस्ट द रिलीजन है, और पिछले मजहबों में भी वो मना किया। और ये इसकी इस्लाम जो है इसको कंडेम करते हैं। रिबा इन अहादीस, हदीसों में इसके बारे में क्या है? हदीस मेंशन प्रोहिबिशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ रिबा, तो उन दोनों की वो मनाही करता है। रिगार्डिंग रिबा अल फदल, प्रॉफिट मेंशन 6 थिंग: गोल्ड, सिल्वर, वीट, बार्ले, डेट्स एंड साल्ट। That riba will arise in direct exchange of these
commodities with difference in quality. There is debate among the Muslim jurists regarding riba. This type of riba is not much relevant with reference to banking transaction. There are hadith is condemnation of riba al-nasiya reflecting the seriousness of this prohibition. Jabir Raziallahu anhu reported that the Messenger of Allah cursed the one who charges riba. यानी उस पे लाने भेजी उस शख्स पे जो सूद लेता है. He who gives it, the one who records it, and the two witnesses saying they are all equal. यानी जो देता है, जो लिखता है और जिसने गवाही डाली, सबके ऊपर लानत है, वो सारे बराबर. Rationale for prohibition riba. Scholars have discussed the point that why riba is so strongly declared as prohibition by Allah. They came up with different reasons in the light of their understanding of the Quran and Sunnah. यानी कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुख्तलिफ जो स्कॉलर्स थे मजहबी, उन्होंने भी बताया कि ये क्यों इस तरह है. इससे क्या होता है कि सूद से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाती है. एक आदमी में जाहिर है उसने 10,000 दिए, उसको 12-13 हजार यानी उसके पास पैसे भर के आ रहे हैं, और वो किसी एक बंदे को तो नहीं वैसे दे रहा ना, उसने बहुत से लोगों को सूद दिया. और जिसने सूद पे कर्ज लिया है वो सूद उसका उतरता नहीं है. जैसे है कि हम अब अपनी अगर कंट्री की बात करें, हम IMF से कर्जा लेते हैं, हम उसके अलावा दूसरे ममालिक से भी कहीं से कर्जा लेते हैं. सम टाइम हमें कर्जे के ऊपर का सूद उतारने के लिए ही कर्जा लेना पड़ता है. तो मजीद उस लूप में इंसान धंसता जा रहा है, धंसता जा रहा है, कर्ज कम नहीं हो रहा, बढ़ ही जा रहा है. अगर तो उसी अमाउंट को वापस करना हो, जैसे कि हमें इस्लाम कहता है कि बेसिक अमाउंट, तो इस तरह फिर भी कोई इंसान अपना कर्ज उतार सकता है. इस तरह से नहीं. रिबा बेस्ड सिस्टम काज ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम पुअर टू रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वेयर एज इस्लाम डायरेक्ट जस्ट अपोजिट टू इट, के कहते हैं इस्लाम के अमीरों से लेके गरीबों में लिया जाए. Riba based lending generates an unjust distribution of risk in the system. In riba based economy, a class of Hitlers and parasites emerged who live on others' hard work. यानी नकम्मे नकारा लोग जो हैं वो इसी तरह हैं कि जैसे पैरासाइट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं कि लोगों की मेहनत की कमाई को खा जाते हैं. और रियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के दरमियान भी ये मिसमैच है. अब हम बात करते हैं बैंक की बारे में. अब बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स की और जूरिस्ट की इस बात पे बड़ी बहस है कि ये जो बैंक में हमें वैसे मिलते हैं, क्या ये सूद पे आते हैं या नहीं आते. और ये डिबेट चल रही है. और इसीलिए एक आपने सुना होगा प्रॉफिट लॉस सेविंग अकाउंट भी बनाया गया. कि एक तो आम सेविंग अकाउंट था जिसपे ज्यादा मतलब हम अगर लाख रुपए जमा कराते हैं तो उसका कोई पैसे 6%, 15%, जितने भी उनका सिस्टम है ये था. तो प्रॉफिट लॉस सेविंग अकाउंट मीन्स अगर वो उन्होंने हमारी ये पैसों को आगे किसी कारोबार में इन्वेस्ट करना होता है ना, लोगों को लोन वगैरह जो दिया जाता है, उससे हमें सिर्फ प्रॉफिट दे रहे होंगे. लेकिन ये तो नहीं है कि किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट कहीं की है तो उसको लॉस नहीं हो सकता. यानी तजारत में नफा नुकसान दोनों हो सकता है, लेकिन होता इसमें भी फायदा ही है. वो कभी भी खत्म नहीं करके देते. Only the practice prevalent in the period in which is known as riba al jahiliya. Banks are new institution and we should apply a calm of riba on them. The Quran mentioned that riba as prohibited, which was exploited when Israel and money lenders were used to suck the blood of poor through riba. These loans were mostly taken for consumption purpose. Now banks give loans to business and titles and there is no exploitation of lenders. यानी जो बैंक से हम लोन लेते हैं, अगर हम किसी ने लिया है महंगाई वगैरह की वजह से, और उसको सेम अमाउंट अगर वो वापस करता है, महंगाई जो है
बढ़ी हुई है, बाद में और महंगाई होगी, तो वो रियल टर्म थोड़े कम दे रहे थे। तो बैंक वाला जो सिस्टम है लोन का, वो अंडर उस तरह से सूदी निजाम में नहीं आता, क्योंकि ये एक पर्सन को फायदा देने के लिए ही है। वी कैन गिव अ हाउस और मशीन ऑन रेंट आफ्टर परचेजिंग, व्हाई नॉट वी कैन गिव मनी ऑन रेंट, व्हाट बैंक्स चार्ज फ्रॉम देयर बोरोवर्स इज नथिंग बट द रेंट। Garar, the Arabic word garar conveys the meaning of interdependent, indeterminacy, speculation, and hazard and risk. As a technical term, it is applied to uncertainty about the ultimate outcome of the contract. Abu Huraira narrated that Prophet ﷺ forbade sale by pebbles and the garar sale. कीमार क्या है? गैम्बलिंग, यानी जुआ वगैरह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिनश अमलिश शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, यानी अल्लाह ताला हमें मना करता है शराब और जुए इस तरह की चीजों से, और अल्लाह ताला कहता है ये शैतानी अमल है, इनसे बचो ताकि तुम फलाह पाओ, कामयाबी पाओ। खिलाबा एंड गिलिश, प्रोहिबिशन ऑफ खिलाबा एंड गिलिश, fraud and deception. The word khilaba, wishes and tahqiq has been used in Quran and the Sunnah to convey the meaning of fraud and cheating. Fraud and cheating have been strongly condemned in Quran and Sunnah. It includes several practices like short measuring, short waiting, false bidding to price, raise price. Woe to those, अभी कुरान मजीद की एक आयत भी लिखी, woe to those deal in fraud, those who, when they have to be received by mayor, exact full mayor, but when they have to give by mayor or wait to man, give less than the due, they do not think that they will be called account on the mighty day। यानी अल्लाह ताला कह रहा है कि जब वो देते हैं, माप तोल कम करके देते हैं, और वो ये भूल गए हैं कि वो आखिरत के दिन उनको इकट्ठा किया जाएगा। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज रिपोर्टेड टू हैव सेड, if both the parties spoke the truth and described defects of the goods, then they would be blessed in their transaction, and if they told lies and something, then the blessings of their ट्रांजेक्शन वुड बी लॉस्ट। यानी अगर कोई चीज में कोई कमी है, कोताही है, तो उसको बता दिया जाए। अगर इस तरह करके वो चीज तो बेच देंगे, लेकिन अल्लाह ताला कि हाँ उनका मालनामा जो है वो खराब हो जाएगा। Prohibition of combining two inconsistent contracts. It is narrated by Hazrat Abu Huraira that the Prophet ﷺ prohibit from two sales in one sale. This hadith has been interpreted in a number of ways. For example, conditional sale: I sell you my car on the condition that you sell your car. Contingent sale: I sell you my house if she sells his house to me. Asking different prices for the same commodity, selling of depth for depth. Normally, sales takes place by exchanging both commodities and price at the spot, but it is allowed to differ one thing among them. For example, bay, mujal, and sana. It is not allowed to differ both the things that happens in the future contract. Selling of non-existent things. The Holy Prophet ﷺ is reported to have said, "Don't sell which you don't have." यानी जो तुम्हारे पास है नहीं उसको बयान मत करो। अब चीज है ही नहीं, वो कैसे बेचूंगी? ये बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो वो भी उस चीज में नहीं है, वो बयान करके उसको मत बेचो। फ्री म्यूचुअल प्रिस्क्राइब प्रिंसिपल कौन से हैं? इसमें फ्री म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए किसी भी चीज के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कि दोनों पार्टीज जो है आपस में रजामंद हो किसी चीज के ऊपर। Similarity, a consent that is obtained through co-election, fraud, or some other illegal means renders a contract invalid. Similarly, a contract made in a state of intoxication is also invalid. Or you who believe, divulge not your property among yourself by unlawful means, except that it's trading by your mutual consent. यानी अनलॉफुल वर्क चीजें ना यूटिलाइज करो बेहतर तरीके से। Holy Prophet said, the contract of sale is valid only by mutual consent. In another hadith,
My people are forgiven for that which they have done through mistake, forgetfulness and under corruption। यानी किसी ने अगर गलती से कोई इसकी गलती हुई है ना, मतलब जानबूझ के कुछ खराब चीज नहीं बेची, तो उस पर माफ कर दिया जाएगा। लेकिन वो जो जानबूझ के इस समय फल है, फिर उससे पूछा जाएगा। शरीयत हमें क्या कहती है? हर तीन मेजर फील्ड क्या है? ईमानियात, यानी हमारा क्या बिलीफ सिस्टम है, इबादत, एक्ट ऑफ वर्शिप, मुआमलात, हमारी डील। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, इन द फील्ड ऑफ मुआमलात, एवरीथिंग is not prohibited is permissible. The basis of this rule can be traced for the verses of the Quran and saying of the Prophet. He has explained to you that which is forbidden. Similarly, आयत मतलब कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात में हमें बता दिया गया कि क्या चीजें जो हैं हमें करने की इजाजत है और क्या चीजें हमें करने की इजाजत नहीं है। ये प्रिंसिपल ऑफ अल खरुदुज दमान, यानी दिस प्रिंसिपल इज derived from hadith in which Prophet अन हमें बता दिया जाए कि कोई चीज लाएबल नहीं है, कौन सा लोन या सेल हमें अलाउ नहीं है, कौन सा प्रॉफिट हमें अलाउ नहीं है। तो ये चीजें हैं कि क्या हमें बताया जा रहा है क्या नहीं। दिस प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट डिफाइंस द रियल डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटलिज्म एंड इस्लामिक सिस्टम। यानी ये सारा कुछ हमें बताता है कि कैपिटलिज्म अप्रोच और इस्लामिक सिस्टम में बुनियादी फर्क क्या है। आगे ये भी देखें, रिजर्वेशन टाइप्स हैं, कंफर्मेटी और कॉन्ट्रैक्ट की ये नाम लिखे हुए हैं। आगे इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। अब कंसेप्ट ऑफ रूल्स ऑफ लोन एंड डेप्ट, मीनिंग ऑफ कर्ज। Business of conventional bank relates to loaning as they borrow money from the depositor and lend it to customer on the basis of interest। फिर हमें शरीयत क्या लोन लेने का सिखाती है, इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम क्या है, फिर कर्ज की जरूरत क्यों है, ये सारा कुछ कराने में। कर्ज क्या है? इज टू कट, इट इज सो कार बिकॉज द प्रॉपर्टी इज कट ऑफ फ्रॉम द लैंडर्स ओनरशिप, इट इज गिवन टू द बोर्ड। ये सलब देन इन सब चीजों के मीनिंग लिखे हुए हैं। फिर कुरान मजीद ने हमें क्या गाइडेंस प्रोवाइड की है लोन और उसके बारे में। लोन कैन बी गिवन इन ऑल दोस गुड देयर आर मुबाह, यानी परमिसिबल हैं तो लोन दिया जाए। Lending borrowing is indeed unavoidable in human life, but it should not be taken as means of lavish consumption. Loan must be paid, it is not forgiven even for martyrs। यानी जो कर्ज लिया गया है वो देना ही देना है, चाहे कोई शहीद भी हो गया है तो उसका कर्ज कोई और जो है अदा करे। और कोई भी चीज एक्सेस में हो वो सूद ही बन जाता है। ये सारा आप देख लें, ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर किसी को इसमें से कुछ चीजें समझ ना आए तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकता है। अब चलते हैं, व्हाट इज बैंक? बैंक क्या है? बैंक की हिस्ट्री की तरफ पहले चलते हैं कि बैंक एक अथोराइज्ड इंस्टीट्यूशन बनाया गया था फाइनेंशियल फैसिलिटीज के लिए। बैंकों का ये वर्ड किससे डिराइव किया गया है? डिराइव किया गया है banco, मीनिंग शेल्फ और बेंच on which ancient money changers used to display their coins। फिर बैंकिंग प्रैक्टिसेस शुरू हुई 575 BC में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे वक्त तक चलते आते आते ये बहुत बेहतरीन हालत में बन गए हैं। गोल्डस्मिथ वर आल्सो इन्वॉल्व इन मनी लैंडिंग बिजनेस। ये देख लें, ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री लिखी हुई है इसमें, ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर ये आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 which was mainly due to failure of banking institution, concept of central bank इंट्रोड्यूस किया गया था। अब बैंक के टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक, एसएमई बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस बैंक। आपने देखा होगा कि कई बैंकों पे माइक्रो फाइनेंस लिखा होता है, कहीं पे कमर्शियल लिखा होता है, तो डिफरेंट बैंकिंग टाइप्स हैं। ऑल दिस बैंक परफॉर्म इम्पोर्टेंट फंक्शन इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी
ये सारे के सारे बैंक ही बहुत फायदेमंद होते हैं। अब बैंक की जरूरत क्यों पड़ी? What difficulties we can face in domestic economy without a banking sector? अब एक इन्वेस्टर है, उसको 10 लाख की जरूरत है, 10 मिलियन की जरूरत है। अब उसको प्रॉब्लम आएगी कि मैं किससे लूं, किस पे भरोसा करूं, फिर निगोशिएशन, फिर इमरजेंसी विड्रॉल। इसी तरह डिपॉजिटर्स जो हैं उनका भी इश्यूज। फिर इसमें यह है कि हम लोगों को गवर्नमेंट सुपरवाइज कर रही है, हमें पता है कि हमने जिसको पैसे दिए हैं वो बैंक हमें वापस करेगा। नो हेक्टिक negotiation is needed as bank terms and conditions are commonly known with very little room for bargaining. फिर रोल ऑफ बैंक इन इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड भी इसके जरिए हो जाती है। बाहर से मुख्तलिफ मेथड्स हैं, जैसे वेस्टर्न यूनियन है, और भी डिफरेंट मेथड हैं, पैसे आते जाते हैं, ठीक है ना। तो उससे जब बाहर से पाकिस्तान में पैसे आ रहे होते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा होता है। तो इकोनॉमी उससे बैंक के जरिए बेहतर होती है। तो ये मुख्तलिफ चीजें लिखी हुई हैं कि बैंकिंग। The first function refers to fact that money available in economy is used to purchase goods and service. If money is saved, it will no more be available for purchases, which means some goods will remain unsold. If this practice continues, the size of economic activities will decline. जो बैंक में पैसे वगैरह जाते हैं वो आगे इन्वेस्टमेंट होती है, और इसी तरह वो हमें बाद में मिलती है। Central banks make the second function is credit creation. The function is automatically performed due to fractional reserve system. When the central bank issue currency on government instruction, it comes into commercial bank as deposit. Commercial bank keeps some reserve as per requirement of the central bank and extend remaining as loan to the investor. The money will also come back into banks as deposit in the second one. Banks will again keep required reserve and issue remaining as loan to investors. This process remain continued till the new depositors become insignificant. As a result, credit creation, the impact of insurance of currency by the central bank becomes many more time more. The size of credit creation depends on reserve. अच्छा, अब आगे कमर्शियल बैंक की टाइप्स में आते हैं। Functions क्या है commercial? The main function of commercial bank include receiving deposit of various nature, granting ST, MT, LT loan, investment in money and capital markets, dealing of foreign currency, issuance of LC and LG. All deposit in bank are liability of bank because the amount of deposits has to be paid with or without return. All loan and advances are considered as bank assets as they are supposed to come back to the bank. Bank keep their liabilities equal to their assets. Most of banking functions are performed on the basis of interest, but some services are extended against the fee or commission. यानी ज्यादातर वहां पे सूदी निजाम ही होता है, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैंक। बैंक ऑफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कीपिंग इन व्यू नीड ऑफ देयर डिपॉजिट। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एक होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट वो होता है कि हमने उसमें जितने पैसे डाले हैं हम हमें उतने मिल जाते हैं। नो रिटर्न इज पेड मेनली फॉर द पर्पस ऑफ सेफ कीपिंग ऑफ मनी। यानी अगर किसी ने 10,000 जमा कराए, वो 10,000 मिलेंगे उसको वहां। सेविंग अकाउंट क्या होता है? सम रिटर्न इज पेड। यानी अगर किसी ने 10,000 रखे, उसको उसको ऊपर कुछ ना कुछ परसेंटेज फायदा होता है। फिक्स टर्म डिपॉजिट इज सर्टिफिकेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कुछ हाँ सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, जैसे नेशनल बैंक की तरफ से भी हैं। तो वो उनके जब खरीद लो, अगर किसी ने लाख का खरीदा तो वो लाख में ही सेल होगा। मतलब वो एक तरह का रखा हुआ होता है उन्होंने, खरीद करके जब जरूरत होगी उसको बेच देंगे। द डिपॉजिटर्स एग्री टू लॉक इन द मनी फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। हायर इंटरेस्ट इज पेड फॉर लॉन्गर टाइम डिपॉजिटर्स इन ऑर्डर टू इंकरेज डिपॉजिटर फॉर डिपॉजिटिंग मनी फॉर लॉन्गर पीरियड। यानी जो जितना ज्यादा पैसे जमा कराता है उसको ज्यादा पैसे। इन केस ऑफ अर्ली विड्रॉल पेनल्टी इज चार्ज। कुछ बैंक अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिनमें पैसे निकाल, अब नया नया खोला है, उसको फौरन पैसे नहीं निकाल सकते। अगर उसे ने निकाल लिए तो उसको थोड़ा बहुत पेनल्टी पड़ती है, जुर्माना होता है। कैश मैनेजमेंट
accounts. Bank offers discretionary and non-discretionary cash management account. Asset sides of bank. Commercial bank deploy depositor funds for short term, less than 1 year. Medium term 1 to 3 and long term होते हैं और 5 year loans. एडवांसेस ऑन द बेसिस यानी वो देखते हैं कि लोन किस वजह से दिया लिया जा रहा है उसके मुताबिक मुख्तलिफ टाइप के प्रोडक्टिव लोन जो होते हैं ट्रेड और इंडस्ट्री बिजनेस के लिए होते हैं। कंजप्शन लोन फॉर हाउस होल्ड, किसी ने गाड़ी खरीदनी है, किसी ने घर की कोई चीज खरीदनी है, घर खरीदना है तो उसके लिए क्लीन एडवांसेस ऑन द पर्सनल श्योरिटी विदाउट अ collateral, discounting of commercial papers like promissory notes and bills of exchange. It's a cash credit like overdraft. Customers are allowed to draw a limit to the bank. The financing operations of commercial banks for various purposes. इसी तरह वर्किंग कैपिटल फाइनेंस फाइंड्स, ये डिफरेंट टाइप्स हैं और ये आपने इस तरह याद कर लेनी है। इसमें ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। ये कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, जैसे ट्रेजरी प्रोडक्ट, नोस्ट्रो अकाउंट मेंटेनर, बैंक्स ओवरसीज। Objectives against banking system, banks and riba. Banks collect deposits by offering a predefined rate of interest and extend financing to visiting sector as loan by demanding a predetermined rate of interest. From Islamic point of view, any increase in principal in case of loan transaction is prohibited and it is termed as riba in the Quran. Bank also perform many transactions involving interest like discounting a bill, opening LC with margin, purchasing of T-bills, interbank borrowing, lending. Banks and concentration of wealth. Islam wants to eradicate concentration of wealth and encourages its wider circulation in all sections of the society. Present bank, the present banking system work against this principle. वो concentration of wealth करता है. In present banking system, money is collected from millions of small depositors and then provided to very small number of industries, landlords, and businessmen having capability of furnishing some acceptable collateral of the bank. According to statistics issued by the State Bank of Pakistan, ये देख लें कि कितने पुराने स्टैटिस्टिक्स लिखे हुए हैं। 1999 के 9,269 अकाउंट बने थे और इतने उससे होल्डर्स थे और सिर्फ एक पॉइंट परसेंटेज में है कि अकाउंट होल्डर्स को यूटिलाइज किया गया था। Banks and exploitation of depositors. Banks mainly perform their lending business on basis of money collected from depositors. Bank charge high rate of interest from the borrowers and give a relatively low rate interest to the depositors. The difference is main source of income for. The difference in two rate is the main source of income for bank. The major benefit of financial activity performed in the basis of depositor money goes to the lenders and bank, and very small amount is negligible benefit goes to depositor. यानी depositor को इतना फायदा नहीं होता. Industrialists include the interest cost in the cost of production. It is included in the price of the product. Depositor when purchase their product, they are not only pay the interest received by them but also the interest kept by the bank. यानी जो चीज है वो जिस चीज के लिए लोन लिया जाता है वो भी खरीदने वालों को ही कटो उसमें से देना पड़ता है, तो उनको कोई नुकसान नहीं होता और वाला जो होते हैं डिपॉजिटर उनको नुकसान होता है। बैंक्स एंड क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल मनी. बैंक्स क्रिएट artificial money through the process of credit creation. Real money is issued by the state or the bank, central bank, also known as high-powered money. Money created by the banks are in the form of deposits of various maturities. The proportion of real money is issued by the government has been constantly declining in most countries, while the proportion of artificial money created by the bank out of nothing is increasing. The spiral of loans built upon loans is now a major part of money supply. यानी लोन के ऊपर लोन, उधार पे उधार, उधार पे उधार लिया जा रहा है। अब ये एक टोटल कॉइन्स इशूड बाय द गवर्नमेंट, पाउंड बिलियन, टोटल मनी स्टॉक बैक एंड परसेंटेज ऑफ रियल डेट, ये मुख्तलिफ चार्ट दिया गया है। आप ये देख लें कि असल में कितनी और आर्टिफिशियली कितनी दिखाई जा रही है। यहाँ पे हमारे लेक्चर
जो है 8 लेसन्स खत्म होते हैं। हमने टॉपिक नंबर 1 to 50 कवर किया है। आपकी टोटल 200 स्लाइड्स हैं। मैंने आपको 50 स्लाइड्स पढ़ा दी, यानी 1/4। आगे भी मैं नेक्स्ट कोशिश करूंगी कि जल्दी इस तरह 100 फॉर्म में बना के आपको पढ़ा दिया जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें। अब दे मुझे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।